मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। खामनेई को खत्म करने की सोचना भी मत, इजराइल की गुस्ताखी पर रूस की धमकी, ईरान को खुला समर्थन। बस 15 दिन दूर है कयामत, फटेगी समुद्र की छाती, आसमान छुएगी सुनामी, जापान बाबा वेंगा की खौफनाक भविष्यवाणी। मोबाइल स्क्रीन से झांक रहा दुश्मन, अमेरिकी नेताओं के पीछे चीन का डिजिटल साया, ड्रैगन के साइबर हमले से हिला यूएस। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के लिए एकजुट होना इतना मुश्किल क्यों है? मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, इजरायली हमले में ईरान का अराक न्यूक्लियर रिएक्टर बुरी तरह तबाह। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट निम्स की दस्तक, विशेषज्ञों की सलाह, घबराने की जरूरत नहीं। सोनम पार्ट 2, प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की कराई हत्या, फिर फिकवा दिया शव, ऐसे हुआ खुलासा। सेंसेक्स 81,500 के ऊपर खुला, शुरुआती कारोबार में आईटी और मेटल शेयरों में तेजी। ठग लाइफ फिल्म के कर्नाटक में रिलीज करने का रास्ता साफ, एससी ने दिए आदेश। शुभमन गिल की इंग्लैंड दौरे पर विराट कोहली से तुलना कितनी है सही? आइए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को यानी कि आज बिहार दौरे पर हैं। महागठबंधन के गढ़ सिवान में वह आज एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे वह सिवान पहुंचेंगे। पीएम मोदी का इस साल बिहार का ये चौथा दौरा है। सिवान में पीएम मोदी एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम 1:15 तक चलेगा। जानकारी के मुताबिक सिवान रैली में पीएम मोदी 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम पटना से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा क्यों है इतना खास, आइए जानते हैं। बिहार के इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाले सिवान और आसपास की 24 विधानसभा सीटों को एनडीए ने जीत का लक्ष्य रखा है। बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में पीएम मोदी का आना बहुत ही खास है। रैली के जरिए पीएम मोदी सिवान के साथ ही सारण और गोपालगंज की 24 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन का ये इलाका एनडीए के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पीएम मोदी की ये रैली यहां एनडीए की राह आसान कर सकती है। सिवान में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा, एमवाई फैक्टर बता दें कि सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। यहां 25% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और यादव वोट भी अच्छी तादाद में हैं। एमवाई समीकरण की वजह से यहां आरजेडी का दबदबा है, लेकिन खास बात यह है कि स्वर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश और बीजेपी के साथ है। यही वजह है कि सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर लड़ाई कांटे की है। पीएम की रैली के लिए जर्मन तकनीक से बनाए गए पंडाल। पीएम मोदी की सिवान में आज होने वाली रैली के लिए जर्मन तकनीक से 5 बड़े पंडाल बनाए गए। जानकारी के मुताबिक हर एक पंडाल में 60,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन पंडालों में 200 बायो टॉयलेट भी बनाए गए हैं। साथ ही गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ बोरिंग भी की गई है। ये पंडाल पूरी तरह से वाटरप्रूफ होंगे ताकि बारिश आने पर भी इन पर असर ना हो। पीएम के कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ 20 जगहों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि वाहनों को दिक्कत न हो। पंडाल से 500 मीटर दूर वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहीं 2 किलोमीटर दूर नॉर्मल पार्किंग बनाई गई है।
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में तो आपने भी सुना ही होगा। उनकी कही हुई कुछ बातें इस तरह से सच साबित हुई कि लोगों को यकीन हो गया कि वो जो भी कहकर गई सब सच होगा। इसी तरह से एक और जापानी बाबा वेंगा इस वक्त चर्चा में हैं, जिनकी भविष्यवाणी ने हड़कंप मचा दिया है। ये जापानी मंगा कलाकार यो टाटसुकी हैं, जिनकी कही बातों पर बड़ी संख्या में लोग भरोसा करते हैं। जापान की बाबा वेंगा के नाम से मशहूर यो टाटसुकी की एक भविष्यवाणी इस वक्त पूरे विश्व में तहलका मचा रही है। उन्होंने 15 दिन बाद ऐसी कयामत आने की बात कही कि लोग अपनी फ्लाइटें कैंसिल करा रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या है नई बाबा वेंगा के इस दावे में। दरअसल उनकी 2021 में प्रकाशित किताब द फ्यूचर आई सॉ में ऐसा लिखा गया है जो जापान और एशिया के लोगों को चिंतित कर रहा है। 15 दिन बाद ऐसा क्या होगा? 1999 में प्रकाशित मंगा द फ्यूचर आई सॉ में यो टाटसुकी ने 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ी आपदा की भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र की तरह एक दरार खुलेगी, जिसकी वजह से सुनामी जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। इस भविष्यवाणी के बाद मंगा को नई बाबा वेंगा के नाम से जाना जाने लगा है। उन्होंने पहले भी 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जो सच निकली। इस भविष्यवाणी के कारण हांगकांग से जापान की यात्रा करने वाले पर्यटकों में डर और चिंता बढ़ गई है। हांगकांग एयरलाइंस ने जुलाई और अगस्त में कागोशिमा और कुमागोटो जैसे दक्षिणी जापानी शहरों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इसके अलावा ग्रेटर में एयरलाइंस ने भी जापान के लिए अपनी उड़ानों में कमी की है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक हांगकांग से जापान की उड़ानों की बुकिंग में 50% की गिरावट आई है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? जापान मौसम विभाग एजेंसी के निदेशक रियोची नोमुरा ने इस अफवाहों को झूठ और अवैज्ञानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैज्ञानिक तरीकों से यह पूर्वानुमान करना संभव नहीं है कि कब और कहां भूकंप आएगा। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिकी मुराई ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि यो टाटसुकी की भविष्यवाणी ने जापान और एशिया में चिंता का माहौल बना दिया है, लेकिन विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारी इसे अफवाह करार दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और अपनी यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतें। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक हस्तियों, तकनीकी पेशेवरों और पत्रकारों के स्मार्टफोन को प्रभावित करने वाले एक बेहद असामान्य सॉफ्टवेयर क्रैश पैटर्न का पता लगाया है। 2024 के अंत में शुरू हुए और 2025 तक जारी रहने वाले क्रैश ने एक खास तरह के साइबर हमले का संकेत दिया, जो पूरे संभावित रूप से हैकर्स को बिना किसी यूजर से बात किए उनके डिवाइस में घुसपैठ करने में मदद करता है। साइबर सुरक्षा फर्म वेरीफाई के जांचकर्ताओं ने पाया कि सभी पीड़ित किसी न किसी तरह से चीन की सरकार के लिए काम करते थे और पहले भी चीनी से जुड़े हैकर्स द्वारा टारगेट किए गए थे। यह हमला अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण कमजोरियों के रूप में मोबाइल डिवाइसों और ऐप्स के लिए बढ़ते खतरे को जाहिर करता है, जिसने चीन की सेना और इंटेलिजेंस से जुड़े विदेशी समूह इन कमजोरियों का तेजी से फायदा उठा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी सुरक्षा विफलताएं संवेदनशील डेटा को उजागर कर सकती हैं और अमेरिकी हितों से समझौता कर सकती हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और गूगल के पूर्व साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और अब iVerify के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर रॉकी कॉल ने एपी को बताया, इस समय दुनिया मोबाइल सिक्योरिटी क्राइसिस में है, कोई भी फोन पर नजर नहीं रख रहा है। दिसंबर 2024 में मिली चेतावनी। अमेरिकी अधिकारियों ने दिसंबर में एक चीनी हैकिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसका उद्देश्य अज्ञात संख्या में अमेरिकियों के टेक्स्ट और फोन बातचीत तक पहुंच हासिल करना था। इलिनॉइस के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, ये वास्तविक समय में फोन कॉल सुनने और टेक्स्ट संदेश पढ़ने में सक्षम थे। वे हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट हैं, जिससे चीन के भू राजनीतिक खतरे का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। चीन सरकार ने आरोपों से किया इनकार। चीनी हैकर्स ने 2024 के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन तक पहुंच की मांग की,
चीनी सरकार ने साइबर जासूसी के आरोपों से इनकार किया है और अमेरिका पर अपने स्वयं के साइबर ऑपरेशन को बढ़ाने का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि अमेरिकी चीनी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध जारी करने और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को वैश्विक बाजार से दूर रखने के बहाने के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी मुखबिरों की भर्ती के लिए CIA के प्रयासों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, अमेरिका लंबे समय से दूसरे देशों के रहस्यों को चुराने के लिए सभी तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि चीन अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण और लगातार खतरा पैदा करता है और इसने डिजिटल संघर्ष के साधनों का इस्तेमाल किया है। ऑनलाइन प्रचार और गलत सूचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर निगरानी और जासूसी जो किसी भी सैन्य संघर्ष में महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। फरवरी 1974 में पाकिस्तान के लाहौर में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC के दूसरे समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में सऊदी अरब के तत्कालीन किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भी मौजूद थे। समिट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाने में योगदान दें। हम आर्थिक योगदान उस रूप में नहीं दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह को साक्षी मान आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हम इस्लाम के लिए खून का हर कतरा देने से बाज नहीं आएंगे। यह कोई जुबानी आश्वासन नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस्लाम के सैनिक हैं और पाकिस्तान की आर्मी भी इस्लाम की आर्मी है। भविष्य में जहां भी ज़रूरत होगी आप पाकिस्तानियों को मदद के लिए खड़े पाएंगे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम के लिए खून देने का संकल्प ले रहे थे तब ईरान की इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला नहीं किया था। मिस्र, जॉर्डन, UAE, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। सऊदी अरब ने यमन पर हमला नहीं किया था और कतर के खिलाफ सऊदी, बहरीन, मिस्र, UAE ने नाकाबंदी नहीं लगाई थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश जरूर अलग हो गया था, तब भी जुल्फिकार भुट्टो इस्लामिक देशों की एकजुटता को लेकर आशान्वित दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। पाकिस्तान के परमाणु बम बना लेने के बावजूद एक एक करके कई इस्लामिक देशों में पश्चिम ने अपने हिसाब से सत्ता में परिवर्तन किया। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजरायली हमले में ईरान का अराक न्यूक्लियर रिएक्टर बुरी तरह तबाह हुआ। IAEA ने कहा रिएक्टर में कोई रेडियोलॉजिकल रिस्क नहीं था। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े टारगेट हमलों के बीच अब एक नया चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने अराक स्थित ईरानी परमाणु रिएक्टर परिसर की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले के बाद ये साइट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन तस्वीरों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चल रही बहस को और तेज कर दिया है कि इजराइल ने वास्तव में क्या निशाना बनाया और क्या वाकई उस साइट से परमाणु खतरा था। इधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गुरुवार को एक ग्राफिक वीडियो जारी करते हुए कहा, अराक स्थित यह परमाणु रिएक्टर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। ईरान का न्यूक्लियर बम वीडियो में दावा किया गया कि इजरायली सेना से इस रिएक्टर को निष्क्रिय कर दिया है ताकि इसे दोबारा कभी परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग में न लाया जा सके। IDF ने X पर लिखा, अब इसे नष्ट कर दिया गया है। ये रहा रिएक्टर का करीब से नज़ारा। वहीं IDF के इस दावे के ठीक उलट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि अराक, जिसे अब खोंदाब कहा जाता है, का यह बाहरी जल रिएक्टर अब निर्माणाधीन था और इसमें कोई परमाणु पदार्थ मौजूद नहीं था। IAEA ने अपने बयान में कहा कि रिएक्टर में कोई रेडियोलॉजिकल जोखिम नहीं था, साइट ऑपरेशनल नहीं थी और हमले के समय वहां कोई न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद नहीं था। तस्वीरें बन गई सबसे बड़ा सबूत। मैक्सार की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रिएक्टर परिसर के कई ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त देखा जा सकता है। छतें उड़ी हुई हैं और इमारतें खंडर जैसी नजर आ रही हैं और चारों ओर मलबा बिखरा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तस्वीरें इजरायली हमले की सटीकता और इंटेलिजेंस की गहराई का भी संकेत हैं। अब सवाल, क्या इजराइल ने एक्टिव वॉर की रेखा पार की? इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इजराइल ने एक निर्माणाधीन साइट को सैन्य खतरा मानकर हमला किया?
क्या आईएए की चेतावनियों के बावजूद ऐसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है? और क्या अब ईरान जवाबी हमले की तैयारी करेगा? इन सवालों के बीच एक साफ बात यह है कि मैक्सार की सैटेलाइट इमेजरी अब इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है, जो दुनिया को दिखा रही है कि युद्ध सिर्फ बयानों से नहीं, स्पेस से भी लड़ा जा सकता है। अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट निम्स NB 1.8 पाया गया है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के मौजूदा हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। साल 2020 से अब तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप सामने आए हैं, लेकिन भारतीयों की इम्यूनिटी के आगे कमज़ोर साबित हो गए हैं। ICMR NIB पुणे के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि नया वेरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है और अब तक की निगरानी से कोई चिंता का कारण नहीं दिखता। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं बताई है। NIB के निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इस समय देश की 73 वायरोलॉजी प्रयोगशाला से सैंपल जांच के लिए आ रहे हैं। RT-PCR पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए NIB लैब लगातार कोरोना वायरस के स्वरूप में हो रहे परिवर्तन पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि NIB पुणे वर्तमान में इन नए वेरिएंट्स का वायरस आइसोलेशन किया जा रहा है, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि मौजूदा टीके इन पर कितने असरदार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में 2 मोनोवेलेंट ओमिक्रॉन आधारित टीका उपलब्ध है, जिनमें से एक बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी का कॉर्बेवैक्स और सीरम कंपनी का कोवोवैक्स टीका उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति पर नज़र डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। सभी वेरिएंट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट JISDI का उपलब्ध कराई जा रही है। पुणे चेन्नई में मिले निम्स के मामले जानकारी के अनुसार पुणे और चेन्नई में एक मरीज सामने आया है, जिनमें से निम्स वेरिएंट का पता चला है। पुणे स्थित ICMR के NIV में जीनोम सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि की गई है। भारत में अब तक इस वेरिएंट के केवल 2 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से एक चेन्नई से और एक पुणे से है। दोनों मामलों में लक्षण मध्यम स्तर के पाए गए हैं। कोरोना के मामले क्यों बढ़े? ICMR के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने जारी ताज़ा जीनोम विश्लेषण में बताया कि अप्रैल 2025 के दूसरे सप्ताह से कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के पीछे ओमिक्रॉन के उपस्वरूप JN 1.16 का हाथ था, जिसे फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि ऐश्वर्या और उसके प्रेमी तिरुमल राव ने 2000 से अधिक बार फोन पर बात की थी। ऐश्वर्या की शादी 18 मई 2025 को तेजेश्वर से हुई थी और 17 जून को तेजेश्वर की हत्या हो गई। भाड़े के हत्यारों ने तिरुमल राव को तेजेश्वर की लाश दिखाई थी और फिर उसे नहर में फेंक दिया था। अलीगढ़ में भी सोनम और मुस्कान जैसी ही कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के आरोप में कई महिलाएं जेल में बंद हैं। जिला कारागार में कुल 38 महिलाएं हत्या के अपराध में जेल में हैं, लेकिन 28 को सजा हो चुकी है, जबकि 10 के मुकदमे अभी विचाराधीन हैं। जिस दाम्पत्य रिश्ते को 7 जन्मों का पवित्र बंधन कहा व माना जाता है, वही रिश्ता आज मुस्कान और सोनम जैसी युवतियों के कारण कलंकित हो रहा है। इससे रिश्ते की जुड़ाव में कमी कहें या IT के इस दौर में बदलती संस्कृति को कारण माने, वजह जो भी हो, मगर इतना ज़रूर है कि हमारी संस्कृति व सभ्यता पर IT संस्कृति हावी हो गई है। यही वजह है कि शादीशुदा के अन्य से प्यार के बारे में अपने ज़िले में कई महिलाएं मुस्कान व सोनम जैसी बनी हैं, जिन्होंने अपने पतियों की हत्या कराई। पेश व बेवफाई के कुछ किस्से। पति ने की आत्महत्या, पत्नी बनाती रही वीडियो। कस्बा चंडोस के 30 वर्षीय अर्जुन की शादी वर्ष 2013 में इगलास के गांव कलिंजरी निवासी सर्वेश संग हुई। कुछ माह पहले अर्जुन अपनी पत्नी सर्वेश के साथ ग्रेटर नोएडा में रहने लगा, जहां पति के साथ सर्वेश भी एक निजी यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगी। यहां पर दिल्ली मदनपुर खादर के अनिकेत से सर्वेश के संबंध हो गए। एक मर्तबा दोनों गायब भी हुए, मगर पुलिस दोनों को पकड़ लाई। इसके बाद अर्जुन सर्वेश को लेकर चंडोस आ गया था, मगर सर्वेश का अनिकेत से मोबाइल पर बातचीत करना बंद नहीं था। इसी से तंग आकर अर्जुन ने 14 मई 2025 की रात आत्महत्या कर ली। उस पर सर्वेश वीडियो बनाती रही। बाद में पत्नी
पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। मैं हूं तान्या माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बज़। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ के कर्नाटक के रिलीज होने के रास्ता अब साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फिल्म को लेकर हिंसा होने पर आपराधिक और सिविल कानून के तहत कदम उठाने को कहा है। राज्य सरकार और पक्षों के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक साहित्य परिषद की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया और वो किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि न्याय के हित में केस को बंद किया जाए। हम राज्य पर जुर्माना नहीं लगाएंगे। इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हेट स्पीच देने वाले और अगजनी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई को कोर्ट निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के मामलों में आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करना राज्य का काम है कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सिर्फ एक बयान की वजह एक फिल्म को रिलीज होने से रोक दी जाए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो करने से रोक दिया जाए या किसी भी कविता को पढ़ने से रोक दिया जाए। कर्नाटक सरकार ने कहा कि सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हम सुरक्षा देंगे। और याचिकाकर्ता ने जिस मामले का उल्लेख किया है वे ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य ने CBFC प्रमाण पत्र के बावजूद प्रतिबंध लगाया था। फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं तो हम उन्हें सुरक्षा देंगे। KFCC के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हमने माफी मांगने के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया, हमने बस बताया था कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
क्रिकेटर शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से करना आज के समय में सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के अचानक संन्यास लेने के बाद विराट कोहली को मिली टेस्ट टीम की कप्तानी से तुलना करेंगे तो मामला थोड़ा अलग नजर आएगा। साल 2014 में जब विराट कोहली को टेस्ट टीम की कप्तानी मिली थी तो उन्होंने सबसे पहले 29 टेस्ट में 1855 रन बनाए थे। इनमें 6 शतक और 9 अर्धशतक थे। कोहली का औसत 39.46 का था और उनकी उम्र सिर्फ 26 साल। शुभमन गिल जब 20 जून को हेडिंग्ले में भारत की ओर से मैदान में टॉस करने के लिए आए तो उनकी उम्र 25 साल और 285 दिन होगी। कप्तानी के मामले में शुभमन गिल, टाइगर पटौदी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री, जिन्होंने सिर्फ एक टेस्ट की कप्तानी की थी, के बाद 5वें सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। गिल अब तक 32 टेस्ट खेल चुके हैं और उन्होंने 1893 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। गिल का औसत 35.05 का है। साल 2011 के बाद विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में दबदबा बनाया, लेकिन यह टेस्ट कप्तानी ही थी जिन्होंने कोहली को दिग्गज बनाने में अहम भूमिका अदा की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से रूबरू रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, अमेजन फायर टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।